हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन, चैप्टर नंबर 11 जो कि है अपना इलेक्ट्रिक करंट। यानी इस चैप्टर में हम जनरली चार्ज के बारे में, एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है हमारी चार्ज, उसके रिगार्डिंग सारी स्टडी करेंगे अपन। उसके फ्लो के बारे में देखेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले चार्ज टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं रॉड का, एक मेटेलिक रॉड जिसका एक हिस्सा जो है वो हायर टेम्परेचर पे है और एक दूसरा जो टर्मिनल है उसका लोअर टेम्परेचर पे। लेट्स सपोज इसके दोनों टर्मिनल अपन नेम देते हैं ए एंड बी। ए जो है वो हायर टेम्परेचर पे है और बी जो है वो लोअर टेम्परेचर पे है। तो आपको पता है यहाँ से अगर ये मेटेलिक रॉड है तो धीरे धीरे इसका जो बी टर्मिनल, जैसे ए टर्मिनल अगर हायर टेम्परेचर पे है तो बी टर्मिनल भी क्या है, धीरे धीरे हायर टेम्परेचर, यानी उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से पॉइंट ए से या टर्मिनल ए से हीट का जो फ्लो है वो किस तरफ होगा, बी की तरफ। देखो इस बात को समझना कि जो हीट का जो फ्लो है वो ए टू बी होगा, न कि बी टू ए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। अगर ए हायर टेम्परेचर पे है तो हीट का फ्लो ए टू बी होगा, और अगर बी हायर टेम्परेचर पे है तो हीट का फ्लो फिर बी टू ए की तरफ होगा। तो यहाँ पे अपन ने ए टर्मिनल को हायर टेम्परेचर पे ले रखा है, इसलिए हीट का जो फ्लो है वो ए टू बी होगा। तो यहाँ पर इस हीट के फ्लो को, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट करंट। क्लियर है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट करंट। यानी यहां पे भी एक अपन ने नई क्वांटिटी पढ़ी है, हीट करंट। तो हीट करंट हम बोलेंगे किसको? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी हीट के फ्लो को ही क्या कहा जाता है, हीट करंट कहा जाता है। तो एक्चुअल में करंट कहते किसको है? करंट का बेसिकली मीन यही है, फ्लो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फ्लो ही क्या कहलाता है, उसकी करंट। अच्छा, यहाँ पर अगर फ्लो हो रहा है हीट का तो नाम दिया हमने हीट करंट। वैसे ही हमारा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक करंट, जहां पर फ्लो किसका होगा, चार्जेस का। फ्लो किसका होता है, चार्जेस का। तो जैसे अपन ने यहाँ पर देखा कि फ्लो के लिए एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल, यानी दोनों टर्मिनल के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है, तो ही हीट का क्या होगा, फ्लो होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर ए और बी दोनों सेम टेम्परेचर पे हो, अगर मैं कह दूं ये ए जो है वो भी 50 डिग्री सेल्सियस पे है और बी जो है वो भी 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस केस में क्या हीट का फ्लो होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है। तो हीट का फ्लो केवल और केवल तभी होता है जब दोनों टर्मिनल के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। अच्छा, फ्लो भी किस तरफ होगा, हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सेम इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं चार्ज के लिए। जैसे आपने एक कंडक्टिंग वायर ले रखा है, ठीक है। कंडक्टिंग वायर में भी मैं बात करता हूं, दोनों टर्मिनल को अपन ने नेम दे दिया ए एंड बी। अब यहां पर ए जो पॉइंट है उसको रखा जाता है हायर पोटेंशियल पे। अभी हम जो ए है उसको रख रहे हैं हम हायर पोटेंशियल पे। अभी सिर्फ पोटेंशियल वर्ड को अपन यहीं तक देखेंगे, आगे समझेंगे इसको हायर पोटेंशियल पे। और बी पॉइंट को रख रहे हैं अपन लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। जब एक कंडक्टिंग वायर यूज करते हैं अपन और उसमें मैंने दोनों टर्मिनल को नाम दिया है ए और बी, जहां ए को रखा है हायर पोटेंशियल पे और बी को रखा है लोअर पोटेंशियल पे। तो यहां पर देखो, जैसे ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ये वायर है, तो इसके अंदर क्या है, आयंस है। और आयंस का दूसरा नाम बोले अपन चार्जेस है यहाँ पर। तो चार्जेस का फ्लो होता है, फ्लो किस तरफ, ए टू बी या बी टू ए, ये कैसे डिसाइड होगा? तो हम बोलेंगे कि हमेशा चार्जेस का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। इस चीज को समझना आपके चार्जेस का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। जैसे अपन ने हीट में भी कहा था कि हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, और जब हीट का फ्लो होता है तो उसे हम बोलते हैं हीट करंट। वैसे ही यहाँ पर चार्जेस का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो चार्जेस के फ्लो को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, फ्लो, और फ्लो को अपन क्या नाम देते हैं, करंट। तो अगर यहाँ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं
जैसे चार्जेस जो है वो A टू B, क्योंकि A हायर है और B लोअर पोटेंशियल पे है, तो जो चार्जेस है, लेट्स सपोज Q चार्ज जो है वो A टू B ट्रांसफर होता है, तो इसलिए नाम देते हैं इसको अपन इलेक्ट्रिक करंट। तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे आगे इलेक्ट्रिक करंट, या जनरली जिसको हम करंट भी बोल सकते हैं। तो करंट एक्चुअल में है क्या? तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन है वो है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्जेस के फ्लो की जो रेट है उसी को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और जनरल डेफिनेशन अगर आप इसकी बनाना चाहो तो जनरल डेफिनेशन अपन ऐसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ चार्ज, the amount of charge passing in या passing from cross section in per unit time, देखो इसका क्या मतलब है, देखते हैं अपन। एक आप वायर लेते हो, उसको थोड़ा सा जूम करके अपन देखें, और ये जो वायर, जैसे ये पेन है, जो पेन, इसको आप वायर अगर एज्यूम करते हो तो पेन, इस पेन को अगर बीच में से काटा जाए तो ये सामने से कैसा दिखाई देता है? ये जो सर्कुलर शेप आपको दिखाई देता है, इसको बोलते हैं अपन वायर का क्रॉस सेक्शन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह अगर आप कट करते हो तो जो फेस देखने पर उसका जो भी शेप आपको दिखाई दे उसको अपन क्या बोलते हैं? उसका क्रॉस सेक्शन। वैसे ही वायर है, वायर को अगर आप सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? सर्कुलर शेप है, तो ये वायर का क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो एरिया आपको दिखाई देता है इसको अपन क्या बोलते हैं? वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप इसी तरह एक कोई कीबोर्ड लेते हो, जैसे ईंट लेते हैं अपन, अगर आप ईंट को बीच में से ब्रेक करते हो और उसको सामने से देखने पर या तो वो स्क्वायर शेप में दिखाई देगा या फिर रेक्टेंगल शेप में, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इस ईंट या ब्रिक का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ गए होंगे आप कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने पर जो सामने से फेस पे देखने पर जो शेप दिखाई देता है वही क्या कहलाता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि जैसे चार्जेस जो है वो पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करता है वो अमाउंट ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो अमाउंट ऑफ चार्ज, इसकी डेफिनेशन करें अगर अपन, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एरिया इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में जो चार्ज पास होता है उसी को क्या कहते हैं? उसका अमाउंट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दो मेन डेफिनेशन है इसकी। अब इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं अपन। जो अपन ने फर्स्ट डेफिनेशन देखी, बेसिक डेफिनेशन, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आपको पता है रेट का मतलब ही यही होता है, हमेशा डिनोमिनेटर में जब भी टाइम आए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेट। तो यहां से अगर आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना चाहो, आई डिनोट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, यानी ये जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से। तो आई इक्वल टू, फॉर्मूला बनाते हैं अपन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज होगा न्यूमरेटर में और डिवाइड में जाएगा टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? रेट। तो चार्ज के लिए या फिर इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप सीधा फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप लिखेंगे चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इसी टर्म को हम रीड करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल टी से। तो इस तरह एक इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां तक नोट करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे अभी अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला लिखा है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लिखा है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस फॉर्मूले को अपन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इफ n इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स pass in time t from cross section area
एरिया देन, यानी आपने एक वायर लिया और उसमें से टी टाइम में, जैसे ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप एज्यूम कर रहे हो, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से टी टाइम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पास कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना निकल रहा है? स्मॉल n। कितने टाइम में? टी टाइम में, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे लिखेंगे या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले यहां से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपको कैलकुलेट करना है कि चार्ज कितना फ्लो हुआ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में चार्ज कितना निकला। तो उस केस में क्या करें अपन, अगर लेट सपोज यहाँ इस क्रॉस सेक्शन एरिया से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता, तो आप कहते हैं केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर चार्ज निकला। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n। तो उस केस में टोटल चार्ज कितना? तो आप कहोगे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? वो है E, जिसको अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखना आप, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है उसको स्मॉल e से डिनोट किया जाता है। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता तो मैं कहता Q की जगह लिखते अपन एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n। तो टोटल चार्ज कितना निकला? Ne और डिवाइडेड बाय T। तो यानी यहां पर अगर आप टोटल चार्ज की बात करें, केवल चार्ज लिखते हो आप पहले, तो Q इक्वल टू, यानी टोटल चार्ज कितना निकला? Le। और अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो आप फॉर्मूला लिखेंगे Q अपॉन T, और Q कितना है यहाँ पर? Ne डिवाइडेड बाय T। क्लियर है? ये है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आपको यहाँ पर E को समझना होगा, स्मॉल e, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सिंपली बोले अपन तो चार्ज ऑफ एन, एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? स्मॉल e से। और होता कितना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब यहाँ पर एक और रिप्रेजेंटेशन आया है C, इसकी फुल फॉर्म होती है कूलम। एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम पर चार्ज की यूनिट पड़ी, यानी ये जो कूलम आप देख रहे हैं ये किसकी यूनिट है? तो आप लिखेंगे इट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह अपन ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट की सबसे बेसिक मतलब क्वालिटी या एडवांटेज क्या है उसका, कि वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है। और अगर चार्ज के टर्म्स में बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो क्या होता है, तो वो होता है हमेशा हायर टू लोअर, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। क्लियर है यहाँ तक? या फिर इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में बात करें तो वो हमेशा हायर टू लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में देखना चाहो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, तो वो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इस चीज को नोट करना आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज का जो नेचर है वो होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या होता है? नेगेटिव। और चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या होता है? नेगेटिव नेचर का होता है। और इलेक्ट्रिक करंट वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर, इसलिए उसकी फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉन की फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप वायर में बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखा अपन ने, अगर आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है और आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस तरफ है, तो आप बोलेंगे कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। अभी अपन ने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक करंट, तो अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए इसकी यूनिट्स वगैरह डिसाइड करते हैं अपन। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है Q/T। तो इसका मतलब है Q क्या है यहाँ पर? चार्ज। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? वो होती है कूलम, जो भी अपन ने देखा। तो इसी तरह टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? वो होती है सेकंड। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इस तरह इलेक्ट्रिक करंट की अगर आपसे पूछा जाए SI यूनिट क्या है, तो आप बोल सकते हैं कूलम पर
सेकेंड। क्या पढ़ा जाता है इसको? कूलम पर सेकेंड। और इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है एम्पियर से। किससे? एम्पियर से, या कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट है, या तो बोल सकते हैं कूलम पर सेकेंड, और या फिर बोल सकते हैं एम्पियर। जो एम्पियर है वो भी क्या है? एसआई यूनिट। किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पर है, एम्पियर नाम से साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे इसकी यूनिट रखी गई है। क्लियर है यहाँ पर? और आगे देखते हैं अपन। अब जो आपके पास यूनिट्स आती है, क्योंकि एम्पियर एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो इसकी यूनिट है बहुत ही छोटी छोटी यूनिट आती है। जैसे आती है आपके आगे मिली एम्पियर। अगर आपके आगे आ जाए जैसे मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसमें? एसआई यूनिट में। और एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर जो है वो किसके इक्वेट होता है? वो होता है 10⁻³ एम्पियर। क्लियर है? अगर आपके आगे 1 मिली एम्पियर है तो आपको उसको पहले कन्वर्ट करना होगा एम्पियर में, और वो किसके इक्वेट होता है? 10⁻³ आपके आगे आ जाए अगर 1 माइक्रो एम्पियर, इसको रीड किया जाता है माइक्रो, और माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁶ एम्पियर। क्लियर है? वैसे ही और भी हो सकता है 1 नैनो एम्पियर होता है 10⁻⁹ एम्पियर। और भी हो सकता है पिको एम्पियर होता है 10⁻12। एक और होता है फेम्टो। ठीक है, फेम्टो या फर्मी भी बोलते हैं इसको। तो वो कितना होता है? 10⁻15 एम्पियर। तो यहां तक ये फर्दर जो है आपके इतनी काम नहीं आने वाली। आपको ये जरूर याद रखनी है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो होता है 10⁻⁶। तो यहां तक नोट करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपन। अपना थर्ड टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर जो करंट है उसको डिफाइन करना। एग्जाम में जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है। आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, उसको भी डिफाइन करना। तो यहाँ पे भी वैसा है कि एक एम्पियर को या 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूले को देखते हैं। आपको तब भी यही ध्यान रखना है कि आप हमेशा बेसिक फॉर्मूले को देखो। बेसिक फॉर्मूला क्या है? I = Q/T। अब यहाँ पर I 1 कब हो सकता है? जब सिंपली आप Q और T दोनों इक्वेट हो, यानी Q को भी 2 और T को भी 2 रखते हो, तो उस केस में दोनों कैंसिल आउट होके कितना बनेगा? 1। तो सबसे बेसिक फंडा है जब दोनों इक्वल होंगे तभी I कितना होगा? 1। तो और दोनों इक्वल भी सबसे बेसिक वैल्यू ले लो आप 1 और 1। यानी यहां पर मैंने ले लिया 1 कूलम। चार्ज जो है वो कितना लिया आपने? 1 कूलम। और टाइम कितना लिया? 1 सेकेंड। तो आपकी करंट भी कितनी होगी? 1 एम्पियर। बस इसी को डिफाइन करना होता है। तो 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करें? तो अपन लिखेंगे व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in 1 second from cross section area, then the electric current या current is said to be 1 ampere. Then इलेक्ट्रिक करंट या करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इसका मतलब है कि जब 1 सेकेंड में वायर से फ्लो होने वाला चार्ज कितना जाए, वो भी 1 कूलम ही जाए, तो उस टाइम उस चार्ज से एसोसिएटेड या उस करंट में या उस वायर में फ्लो होने वाली करंट कितनी कही जाएगी? वो कही जाएगी 1 एम्पियर। क्लियर है? ये बेसिक डेफिनेशन। और इसको बनाते कैसे है ये आपको याद रखना है हमेशा। मैथमेटिकल फॉर्मूला देखो आप, I = Q/T, और Q को रख देना 1 कूलम, T को रख देना 1 सेकेंड। तो उस केस में फिर हम उसे डिफाइन करेंगे तो कितना आएगा? 1 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे वायर है, वायर के अंदर जो चार्ज फ्लो होता है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। और चार्ज को डिनोट किससे करते हैं अपन? कैपिटल Q या स्मॉल q से कर सकते हैं। तो वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसे मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट
जो है, जैसे आपको एक वायर से जो जितनी करंट फ्लो हो रही है उसे मेजर करना है, तो उसके लिए ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है? तो आंसर है उसका अमीटर। आंसर क्या है? अमीटर। यानी अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है करंट को। किसी भी वायर में फ्लो होने वाली करंट कितनी है, इसे मेजर करने के लिए, इसे मापने के लिए यूज करते हैं अपन अमीटर को। और अमीटर का रिप्रेजेंटेशन है, यानी अमीटर को आपको रिप्रेजेंट करना हो, जब भी आप किसी भी सर्किट में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देखो तो आप समझ जाना कि वहां पे क्या जुड़ा हुआ है? अमीटर जुड़ा हुआ है। यानी ये अमीटर का रिप्रेजेंटेशन है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। और अमीटर यूज किया जाता है, अमीटर यूज आता है करंट को मेजर करने के लिए। अब किसी भी सर्किट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आप ऐड करते हो तो दो तरीके से उसका कनेक्शन किया जा सकता है। फर्स्ट है सीरीज और सेकंड है पैरेलल। यानी सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, आगे देखेंगे अपन रेजिस्टेंस में। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। यहां पर अमीटर जो है क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है करंट को। अच्छा, उसे करंट को एक्चुअल मेजर करने के लिए उसे भी सर्किट में लगना होगा। क्लियर है? उसे भी सर्किट में लगना होगा। यानी जितनी करंट इस वायर से फ्लो हो रही है उतना की उतना अमीटर को अपने में से उस करंट को, उस इंस्ट्रूमेंट को अपने में से उतनी ही करंट को फ्लो कराना होगा, तभी वो एक्चुअल रीड कर पाएगा। तो इस तरह जो कनेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। यानी अमीटर को आपने किस में जोड़ रखा है? सीरीज में। एक दूसरा कनेक्शन ऐसा भी होता है, जैसे इस तरह करंट फ्लो हो और अगर आप अमीटर को इस फॉर्म में जोड़ो तो यहाँ पे तो क्या होता है? करंट का कुछ पार्ट ही इस अमीटर से फ्लो होगा। तो यानी ये जो कनेक्शन है ये कहलाता है पैरेलल कनेक्शन। तो ये सिर्फ कुछ पार्ट ही रीड करेगा, यानी उतना ही पार्ट रीड करेगा जो इसमें से जाएगा। तो ये कनेक्शन जो है इनवैलिड है। इसलिए वायर से जब भी आपको करंट का फ्लो या करंट का मेजरमेंट करना हो तो आपको अमीटर किस में जोड़ना होगा? सीरीज कनेक्शन में। क्लियर है? तो अमीटर हमेशा, अमीटर करता क्या है? अमीटर करता है करंट का मेजरमेंट, जो इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से फ्लो हो रही है उसका मेजरमेंट। अच्छा, किस कनेक्शन में जुड़ता है? ये जुड़ता है हमेशा सीरीज कनेक्शन में। क्लियर है? तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। कल आगे के अगले टॉपिक्स कवर करेंगे अपन। इसे आप एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।